नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खबरें दुनिया की में, जिसमें हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खास खबरें। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में अग्रणी कंपनी फाइजर ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन 12 साल तक के बच्चों पर बेहद असरदार है। कंपनी ने कहा है कि सरकार अब कम उम्र के किशोर किशोरियों की भी वैक्सीनेशन कर सकती है ताकि स्कूल कॉलेज खोलने जैसे कदम उठाए जा सके। तो चलिए जानते हैं फाइजर कंपनी ने अपनी वैक्सीन को लेकर और क्या क्या दावे किए हैं। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में अग्रणी कंपनी फाइजर ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन 12 साल तक के बच्चों पर भी बेहद असरदार है। कंपनी ने कहा कि सरकार अब कम उम्र के किशोरों किशोरियों की भी वैक्सीनेशन कर सकती है ताकि स्कूल कॉलेज खोलने जैसे कदम उठाए जा सके। अभी दुनिया भर में कोरोना की जो वैक्सीन लगाई जा रही है जो सिर्फ वयस्कों के लिए है, खासकर 40 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए। जबकि दुनिया भर में कोरोना के शिकार लोगों में 20 से 35 साल की उम्र के लोगों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में दुनिया भर की जवान आबादी के मन में वैक्सीनेशन की जरूरतों को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन पर वैक्सीन असरदार भी होगी या नहीं। लेकिन अब फाइजर कंपनी ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन 12 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों पर पूरी तरह से असरदार है। फाइजर की वैक्सीन को 16 से अधिक उम्र के लोगों पर इस्तेमाल की अनुमति पहले ही मिल चुकी है। फाइजर कंपनी ने अमेरिकी सरकार के एफडीआई और यूरोपियन यूनियन से अनुमति भी मांग ली है। कंपनी के सीईओ अल्बर्ट बोर्ला ने बताया कि टेस्टिंग के दौरान 12 से 15 साल के जिन किशोरों पर फाइजर वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया वो पूरी तरह सुरक्षित रहे और किसी भी तरह से संक्रमण के शिकार नहीं हुए। हालांकि इस टेस्टिंग की पूरी रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइजर कंपनी ने ही ऐसा दावा किया है। मॉडर्ना कंपनी ने भी अपनी वैक्सीन को 12 से 17 साल के किशोरों पर असरदार बताया है और एफडीआई से इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। हालांकि एफडीआई ने दोनों कंपनियों से कम उम्र के बच्चों पर भी टेस्टिंग की इजाजत दे दी है। एफडीआई चाहती है कि 6 माह से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाए। यहाँ ये भी बता दें कि चीनी कंपनी सिनोवैक का दावा है कि उसकी वैक्सीन 3 साल की उम्र से अधिक के सभी लोगों पर असरदार है। ब्राजील के हेल्थ रेगुलेटर ने भारत में तैयार हुई वैक्सीन निर्यात करने से मना कर दिया है। ब्राजील ने इस वैक्सीन के लिए 2 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया था। खास बात यह है कि अमेरिका के बाद कोरोना वायरस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील ही है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों ब्राजील ने कोवैक्सीन निर्यात करने से मना कर दिया है। ब्राजील के हेल्थ रेगुलेटर ने भारत में तैयार हुई कोवैक्सीन निर्यात करने से मना कर दिया है। ब्राजील ने इस वैक्सीन के 2 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया था। खास बात यह है कि अमेरिका के बाद कोरोना वायरस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील ही है।
वैक्सीन तैयार होने में सही मानकों का इस्तेमाल नहीं किए जाने पर सवाल उठाए हैं। हालांकि इस मामले में वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। कंपनी का कहना है कि ब्राजील से इसको लेकर चर्चा जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजील सरकार की तरफ से जारी गजट में कहा गया है कि दवाइयों के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का पालन नहीं होने के कारण कोवैक्सीन को रिजेक्ट किया गया है। कोवैक्सीन के निर्माता ने कहा कि वैक्सीन की पूर्ति के लिए समय सीमा को लेकर ब्राजील एनआरए के साथ चर्चा जारी है और इसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद स्थित कंपनी ने कहा कि जांच के दौरान सामने आए मुद्दों पर काम जारी है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि ब्राजील सरकार ने 2 करोड़ डोज का ऑर्डर रद्द नहीं किया है। तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में वैक्सीन के 81% आंतरिक प्रभावी होने का दावा किया गया है। फिलहाल भारत में कोवैक्सीन और पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में तैयार हुई कोशील्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि भारत में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोवैक्सीन को पाबंदी के साथ आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति जनवरी में ही दे दी थी। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर तैयार किया है। कंपनी ने ब्राजील में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए 8 मार्च को आवेदन किया था। वहीं बीते महीने ब्राजील सरकार ने कंपनी से 2 करोड़ डोज के लिए करार किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 श्वेत महिलाओं और एक मुस्लिम जज को संघीय न्यायाधीश के पदों पर नियुक्त के लिए मनोनीत किया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है ये लोग जिन्हें बाइडेन ने संघीय न्यायाधीश के पदों पर नियुक्ति के लिए मनोनीत किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 2 अश्वेत महिलाओं और पहले मुस्लिम जज को संघीय न्यायाधीश के पदों पर नियुक्ति के लिए मनोनीत किया है। इसमें भारतीय अमेरिकी रूपा रंगा पुट्टा गुट्टा और पाकिस्तानी मूल के जाहिद कुरैशी समेत 10 अन्य उम्मीदवार शामिल हैं। पैंतालीस साल के जाहिद कुरैशी सीनेट द्वारा अनुमोदित होने पर संघीय जिला न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाले अमेरिका के पहले मुस्लिम बन जाएंगे। कुरैशी पाकिस्तानी मूल के हैं। वर्तमान में वह न्यू जर्सी में मजिस्ट्रेट जज के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत उम्मीदवारों में से 10 फेडरल सर्किट और जिला अदालत न्यायाधीश पदों के लिए हैं। जबकि एक उम्मीदवार कोलंबिया जिला सुपीरियर कोर्ट के न्यायाधीश पद के लिए है। राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा मनोनीत जजों में सबसे प्रमुख नाम अफ्रीकी अमेरिकी मूल की जज केंटकी ब्राउन जैक्सन का है। जैक्सन अभी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में यूएस कोर्ट ऑफ अपील की जज हैं और मामलों को बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए जानी जाती हैं।
अगर सीनेट ने उनके काम पर मुहर लगा दी तो 50 वर्षीय जैक्सन मैरिक गारलैंड को रिप्लेस करेंगी। गारलैंड हाल ही में बाइडेन की अटॉर्नी जनरल नियुक्त हो चुकी हैं। अगर आगे सुप्रीम कोर्ट में वैक्सीन होती है तो जैक्सन वहां जज के लिए मौजूद दावेदार भी हैं। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर कहा कि अगर अमेरिकी सीनेट ने मंजूरी मिल जाती है तो न्यायाधीश पुट्टागुंटा डीसी जिले के लिए अमेरिकी जिला अदालत में सेवा करने वाली पहली एशियाई अमेरिकी महिला होंगी। वर्तमान में पुट्टागुट्टा डीसी रेंटल हाउसिंग कमीशन में प्रशासनिक न्यायाधीश हैं। राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा मनोनीत जजों में सबसे प्रमुख नाम अफ्रीकी अमेरिकी मूल की जज केंटनी ब्राउन जैक्सन का है। जैक्सन अभी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में यूएसए कोर्ट ऑफ अपील की जज हैं और मामलों को बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए जानी जाती हैं। अगर सीनेट में उनके नाम पर मुहर लगा दी तो 50 वर्षीय जैक्सन मैरिक गारलैंड को रिप्लेस करेंगे। गारलैंड हाल ही में बाइडेन के अटॉर्नी जनरल नियुक्त हो चुके हैं। अगर आगे सुप्रीम कोर्ट में वैक्सीन होती है तो जैक्सन वहां जज के लिए मजबूत दावेदार भी हैं। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर कहा है कि अगर सीनेट से मंजूरी मिल जाती है तो न्यायाधीश पुट्टागुट्टा डीसी जिले के अमेरिकी जिला अदालत में सेवा करने वाली पहली एशियाई महिला होंगी। वर्तमान में पुट्टागुट्टा डीसी रेंटल हाउसिंग कमीशन में प्रशासनिक न्यायाधीश हैं। अमेरिका की चर्चित जॉर्ज फ्लॉयड हत्या केस में एक महिला ने अपना बयान दिया है, जिससे डेरेक चौविन ने अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मदद करने से रोक दिया था। तो चलिए जानते हैं कि कौन है ये महिला डेरेक चौविन के खिलाफ जिन्होंने बयान दर्ज कराया है। अमेरिका में मिनियापोलिस की एक दमकल कर्मी ने अदालत में बयान दिया है कि उसे अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मदद करने से रोका गया था। पिछले साल मई में श्वेत पुलिस अधिकारी डेरेक चौविन को फ्लॉयड की गर्दन अपने घुटने से दबाने से रोकने वालों में से एक जेनेवी हेंसेन को ये याद करते वक्त रो पड़ी कि कैसे वह फ्लॉयड की मदद नहीं कर पाई। हेंसन ने कहा कि वहां एक व्यक्ति को मारा जा रहा था। उन्होंने अपने आपात चिकित्सा प्रशिक्षण के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पूरी क्षमता के अनुसार चिकित्सा मुहैया करा रही थी और इस इंसान ने ऐसा करने से मना कर दिया। हेंसन गवाही देने वाले उन प्रत्यक्षदर्शियों में से एक थी जिन्होंने 25 मई को फ्लॉयड की मौत की घटना देखी थी। एक के बाद एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कैसे चौविन ने फ्लॉयड को छोड़ने की उनकी मिन्नतों को ठुकरा दिया। इसमें वह युवती भी शामिल थी जिसने फ्लॉयड की गिरफ्तारी का वीडियो बनाया था, जिससे देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए थे। अठारह साल की डर्नेला फ्रेजियर ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि हम जो कह रहे हैं उसकी परवाह नहीं कर रहा है। गौरतलब है कि चौविन पर 9 मिनट 29 सेकंड तक फ्लॉयड की गर्दन अपने घुटनों से दबाने का आरोप है, जिससे उनकी मौत हो गई। चौविन के खिलाफ सबसे गंभीर आरोप साबित होने पर उसे 40 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
चौविन के वकील एरिक नेल्सन ने जवाबी दलील देते हुए बताया कि डेरेक चौविन ने वही किया जो उसके 19 साल के करियर में सिखाया गया था। नेल्सन ने कहा कि चौविन और उसके साथी पुलिसकर्मियों के आसपास घटना को देख रहे लोगों की भीड़ उग्र होती जा रही थी और फ्लाइट पुलिस की कार में ना बिठाए जाने के लिए संघर्ष कर रहा था। बचाव पक्ष के वकील ने यह भी कहा कि फ्लाइट की मौत के चौविन जिम्मेदार नहीं है। दुनिया में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नेपाल की सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई है। नेपाल के नागरिकों को जांच पड़ताल के बाद सीमा पार करने की अनुमति दी जा रही है। वहीं भारत से नेपाल जाने वालों को कोरोना जांच के बाद प्रवेश मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं कि नेपाल की सीमा पार करने के लिए क्या क्या सख्ती बरती जा रही है। दुनिया बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नेपाल सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई है। नेपाली नागरिकों को विषम परिस्थितियों में ही जांच पड़ताल के बाद सीमा पार करने की अनुमति दी जा रही है। वहीं भारत से नेपाल जाने वालों को कोरोना जांच के बाद प्रवेश मिल रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र के भारतीयों को सिर्फ भैरहवा तक जाने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन इसके लिए 72 घंटे अंदर की कोरोना जांच की रिपोर्ट अनिवार्य है। कोरोना संक्रमण के कारण लगभग 10 माह तक सीमा को सील किया गया था। आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा था। 2 माह पूर्व पैदल जाने आने की छूट नागरिकों को मिली थी। नेपाल के लोग आवश्यक वस्तुओं की खरीद करने भारतीय हॉट बाजारों में आने लगे हैं। कोयलाबाद सीमा से निकलकर भारी संख्या में नेपाली बालापुर बाजार में सामान खरीदने लगे हैं। हालांकि उन्हें जांच पड़ताल के बाद ही आने की छूट होती है। इधर कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ने पर सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई है। बरहवा, सुकली, खंगरा, बरहवा व सीरिया नाका पर एसएसबी ने चौकसी बढ़ा दी है। आने जाने वालों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। बॉर्डर की चौकियों पर तैनात एसएसबी जवान विषम परिस्थितियों में ही जान पहचान वाले नेपालियों को ही सीमा पार करने की छूट देते हैं। नौवीं वाहिनी सीरिया नाका के सूचना प्रभारी ने बताया कि आवागमन बहाल होने की अनुमति नहीं है। बीमार व्यक्तियों को इलाज के लिए जांच पड़ताल के बाद आने दिया जाता है। नौवीं वाहिनी जरवा के मेजर लामा सिंह ने बताया कि सीमा पार जाने पर नेपाल में कोरोना की जांच कराई जा रही है। हालांकि कोरोना के संबंध में अभी सरकार का कोई नया आदेश नहीं आया है। ईरानी परमाणु कार्यक्रम में शामिल 5 विश्व शक्तियों और ईरान ने वियना में हुई बैठक से ईरान न्यूक्लियर समझौते में यूएस की वापसी की अटकलें लगाई जा रही हैं। वियना में हुई इस बैठक के दौरान परमाणु समझौते को लेकर क्या-क्या वार्ता हुई, चलिए आपको बताते हैं। ईरानी परमाणु कार्यक्रम के संबंध में 2015 में हुए समझौते में शामिल 5 विश्व शक्तियों और ईरान ने बीते मंगलवार वियना में बैठक के दौरान ईरान न्यूक्लियर समझौते में यूएस की वापसी के प्रयास तेज हो गए हैं।
इस बैठक के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच परोक्ष वार्ता शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। अमेरिका और ईरान ने बीते शुक्रवार को कहा था कि वे मध्यस्थों के जरिए परोक्ष बातचीत शुरू करेंगे ताकि ईरानी परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने से संबंधित समझौते पर दोनों देश वापस आ सकें। बता दें कि करीब 3 साल पहले तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु करार से अमेरिका को अलग कर लिया था। इसके बाद से ही ईरान समझौते के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का लगातार उल्लंघन कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान समझौते में शामिल अन्य देशों रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन पर इस बात का दबाव बनाने के लिए कदम उठा रहा है कि वे ट्रंप प्रशासन में फिर से लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के लिए और कोशिशें करें। ट्रंप ने 2018 में ईरान परमाणु करार से अमेरिका को अलग कर लिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि ईरानी करार में फिर से शामिल होना उनके प्रशासन की प्राथमिकता है, लेकिन अमेरिका ईरान की पहले प्रतिबंध हटाए जाने की मांग से सहमत नहीं हो पा रहा। समझौते में शामिल देशों के विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी यूरोपीय संघ की अध्यक्षता में वियना में बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा ईरान के अमेरिकी प्रशासन के विशेष दूत रोब माले के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भी यहां आ रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेट प्राइस ने कहा कि बातचीत की बहाली आगे की दिशा में एक अच्छा कदम है। उन्होंने कहा, यह शुरुआत है और हम तत्काल किसी कामयाबी का अनुमान नहीं लगाते क्योंकि आगे जटिल चर्चाएं होंगी। नेट प्राइस ने कहा कि वार्ता कार्य समूहों के आसपास केंद्रित रहेगी, जिसका गठन यूरोपीय संघ ईरान सहित समझौते में शामिल अन्य देशों के साथ करेगा। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने ट्वीट करके इस बैठक को अनावश्यक बताया है। तो देश और दुनिया की तमाम खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और हाँ, मास्क जरूर लगाए रहिए। देखते रहिए प्राइम टीवी।